और इकोनॉमिक्स के दो भाग होते हैं, आपको पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज इकोनॉमिक्स का एरिया या फिर इसका फील्ड बहुत बड़ा हो चुका है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक टर्म के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है क्लास 12th के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर शुरुआत में मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब इन सबको अगर एक साथ में ही स्टडी करेंगे, क्या सर ये माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर। एक एक बात बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान से जरूर सुनिए। और जो चीजें मैं आपको नोट करने के लिए कह दूं, उसे आप अपनी कॉपी पर जरूर रखेंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। इस क्लास की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हम लोग समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के दो भाग होते हैं, आपको पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोनों ही पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट बोर्ड के अंदर ये दोनों भाग से आपको सवाल पूछे जाते हैं। खास बात है कि सीयूईटी में आपका पूरा सिलेबस अब केवल स्टेट बोर्ड के सिलेबस के आधार पर है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर 1 है और पहले ही लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है और ये भी कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो बातें हैं बेसिक सा, वो यहीं पर आपका कवर हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए यहां पर शुरुआत में क्या आपको पूरा लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, क्या आप कवर करने वाले इस क्लास के अंदर, उसको पहले लिख दिया जाता है। आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। तो आज का लक्ष्य इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या हमें आज कंप्लीट करने हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक टर्म के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे आप माइक्रो कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे आप मैक्रो कहते हैं, ये दोनों भागों से संबंधित छोटे छोटे सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए। एक एक बात बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान से जरूर सुनिए। और जो चीजें मैं आपको नोट करने के लिए कह दूं, उसे आप अपनी कॉपी पर जरूर रखेंगे। हालांकि हम हर एक टॉपिक पर डिटेल में चलेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना कि हर एक सवाल जिस प्रकार से आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलता है, बिल्कुल वही सेंटेंसेस वही वर्ड्स मैं हमेशा क्रिएट करता हूं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो भी अपनी कॉपी पर आपको लिखना है, उसको अंडरलाइन कहां करना है, वो मैं यहीं पर अंडरलाइन करता हूं। तो आप अपनी कॉपी पर भी अंडरलाइन करते हुए चलना, जिससे कि आपको पता चले कि वही आपका महत्वपूर्ण टर्म है। समझ आ गया। चलिए यहां से देखते हैं कि इकोनॉमिक्स असल में है क्या। शुरुआत कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पे इकोनॉमिक्स की। तो कैसे बात करते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या पैसे के बारे में पढ़ा जाता है, धन संपत्ति संसाधन के बारे में पढ़ा जाता है, क्या वेल्थ के बारे में स्टडी किया जाता है। बिल्कुल हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ की स्टडी करते हैं, मनी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कह लीजिए पूरा का पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत हम लोग कुछ इस प्रकार से करें कि अर्थ जो आप शब्द देखते हैं ना, हिंदी से समझ लीजिए सबसे पहले। ठीक है, ये जो शब्द देख रहे हैं आप अर्थ, इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा में अर्थ का मतलब है वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा, संपत्ति, संसाधन, धन, जिस भी रूप में आप जान सकते हैं। तो यहां पर अर्थ का मतलब है वेल्थ। लेकिन जो शास्त्र जो नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है साइंस, यानी कि ये वेल्थ का साइंस है, पैसे का विज्ञान है। अर्थ मतलब क्या, धन, संपत्ति, संसाधन, तो उनका ये विज्ञान है। अब इसमें पढ़ा क्या जाता है, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, उसके पास कुछ आमदनी है और वो अपनी आमदनी से बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं या सेवाओं को अपने पास जुटाना चाहता है। मतलब हम मान लो हैं कंज्यूमर और हमारे पास कुछ इनकम है, लिमिटेड सा इनकम, और हम उसी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं, अधिक से अधिक संतुष्टि पाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें अपनी वेल्थ या फिर अपने इनकम का बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से सोचना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु हम कितनी मात्रा में खरीदें ताकि हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूरतें पूरी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो जाए। समझ आ गया? तो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा जाता है। लेकिन इसी प्रकार से कई सारे जो हो मानव के व्यवहार के बारे में, कई जो है वो ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन। हमें कहां से मिलेगा? या तो गुड्स से यानी कि वस्तुओं से, या फिर सर्विसेज से यानी कि सेवाओं से। तो वस्तुओं और सेवाओं से एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलना है, लेकिन हमारे पास उसके लिए लिमिटेड इनकम है, तो हम डिसाइड करेंगे कि कहां पर कितना पैसा खर्च करें, है ना? हाउ मच मनी स्पेंड, किस पर? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं। अब यहां पर दूसरी बात समझना कि जिस प्रकार से कंज्यूमर के बारे में आपको समझाया, बिल्कुल वैसा ही प्रोड्यूसर भी डिसाइड करेगा। प्रोड्यूसर यानी कि एक उत्पादक, उत्पादक ये डिसाइड करता है कि कितना हम कौन सा गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करें। उसके पास भी कुछ लिमिटेड सा ही इनकम होता है, और उसी लिमिटेड इनकम से उसे रॉ मटेरियल, लेबर और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन जुटाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारे उत्पादन के साधनों के लिए उन्हें पैसे खर्च करना पड़ेगा। कभी रॉ मटेरियल पर यानी कि कच्चे माल पर, कभी लेबर के वेजेस यानी कि एक मजदूर की मजदूरी। ये सब कुछ उस प्रोड्यूसर को ही खर्च करने पड़ते हैं। तो यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि यह कंज्यूमर जो है वो हो सकता है, चाहे तो प्रोड्यूसर हो सकता है, चाहे तो कोई होलसेलर है जो थोक माल बेचता है। ये सभी कोई अपने जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इसी की स्टडी हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ये तो छोटा सा बात हो गया, लेकिन इकोनॉमिक्स में और भी कई सारी चीजों का स्टडी अब किया जाता है ना? हम लोग आगे चल करके जब हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तब उसकी बातें होगी कि हाँ, ये रिसोर्स के डेवलपमेंट पर भी बात करता है, या फिर कह लीजिए कि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी बात करता है ना? पर्यावरणीय संरक्षण की बात करता है। आज इकोनॉमिक्स का एरिया या फिर इसका फील्ड बहुत बड़ा हो चुका है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्ञान की ये वह शाखा है जिसमें मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये क्या है? ज्ञान की वैसी शाखा है इन विच, जिसमें कि ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज। नॉलेज का ही एक शाखा है, ज्ञान की ही एक शाखा है, इन विच, जिसमें कि ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर इज स्टडीड, जिसमें कि हम मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समझ आ गया? अब दूसरे टॉपिक में हम यहां पर आपको रिलेट करेंगे, जैसे कि आप हमेशा से जानते हो इकोनॉमिक्स को कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, क्योंकि अब तक हम लोग क्लास 10th में इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के अंदर पढ़े, और इसीलिए ऐसा परिभाषा मैं आपके सामने दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? मतलब इकोनॉमिक्स जो है एक क्या है? ये इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस का ब्रांच है, अंडर विच, जिसके अंतर्गत द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड। जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर इसी प्रकार से एक्सचेंज क्या है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इस तरह की जो हम लोग बातें करते हैं, असल में क्या है? ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर कह लीजिए आर्थिक क्रियाएं हैं, और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का स्टडी हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है? तो यहां पर ये बातें हो गई क्लियर। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने तरीके से डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया। आप भी चाहें तो अपने तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं।
बाद में देख लेना कि खुद से कैसे लिख पाते हो आप परिभाषा को पूरे क्लास को कंप्लीट करने के बाद। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो है एडम स्मिथ साहब का। क्योंकि हम लोग जो क्लास 12th लेवल से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का, असल में वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? असल में है 1776 के बाद। क्यों सर, इसके पहले का क्यों नहीं? तो 1776 में एक बहुत ही अच्छी किताब पब्लिश हुई थी दुनिया के अंदर, जो कि लिखा था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ही हैं अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ आ गया? और ये वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखते हैं। किताब का नाम क्या है? इस बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये पब्लिश कब हुआ है? तो 1776 में, 1776 में। तो लिखा किसने था इस किताब को? एडम स्मिथ ने लिखा है। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जनक या फिर अर्थशास्त्र का पितामह। तो हम कैसे बोलते हैं यहां पर कि पहला परिभाषा आया अर्थशास्त्र का और वो एडम स्मिथ ने दिया, कि इनको ही हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ। इन्होंने बोला कि देखिए भैया, जो अर्थशास्त्र है ना वो वेल्थ का स्टडी करता है, धन या फिर संपत्ति का अध्ययन करता है। तो धन या संपत्ति से जुड़ा हुआ परिभाषा इनके जो वो किताब में डेफिनेशन नजर आया इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये देखिए कहते क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ का स्टडी करता है। और इस बात को बहुत जोर डालते हुए इन्होंने समझाया कि जहां पर कहीं भी मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वेल्थ का इस्तेमाल कर रहा है, हम उसी वेल्थ के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं कि कहां पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए आगे समझते हैं। इनके पूरे किताब का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरे किताब का नाम यह है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ है? 1776 में बुक पब्लिश हो गया। तो ये बुक पब्लिश होते ही जब पूरी दुनिया के अंदर ये आ गया, लोगों ने इसको पढ़ा, तो पता है लोगों ने अलग अलग तर्क देना शुरू कर दिया था। इसके पीछे के कारण हैं, क्योंकि इसी किताब में पहली बार एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स साइंस है किसका? वेल्थ का। वेल्थ की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च किए जाते हैं, कैसे अलग अलग आर्थिक क्रियाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हीं की बातें हम लोग पूरे की पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन लोग तो लोग ठहरे, वो तो आपको गलत ठहरा ही देते हैं, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है। तो क्रिटिसाइज या फिर आलोचना करना अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत किसी में कमी महसूस होता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात होता है क्रिटिसाइज करना। मैं मान लो कहीं पर थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, थोड़ा सा कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, तो मेरी भी क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ताकि मैं अपने आप में सुधार थोड़ा और कर सकूं, खुद को अपडेट कर सकूं। इसको अपडेट करना बोलते हैं। तो यहां पर एडम स्मिथ से भी ये गलती हो गया। कहेंगे सर अच्छा तो बोला इन्होंने, क्या गलत बोल दिया? भैया महान जो अर्थशास्त्री होते हैं ना, उनसे भी गलती होता है। तो इसलिए इन्होंने गलती ये किया है कि इन्होंने सिर्फ बोल दिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। यहां तक गलती नहीं था। गलती तब हुआ जब इन्होंने सीधा तौर पर बोल दिया वेल्थ। वेल्थ का साइंस है। इकोनॉमिक्स किसका साइंस है? वेल्थ का साइंस है ना, मतलब पैसे का विज्ञान है। तो लोगों ने ये तर्क देना शुरू कर दिया कि अच्छा, दुनिया के अंदर ऐसा भी विज्ञान है जो पैसे के बारे में बताता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसे कमाने के सही रास्ते भी बताएगा और पैसे कमाने के गलत रास्ते भी बताएगा। तो ये ठीक अर्थशास्त्र नहीं है। लोगों ने ये मान लिया कि ये पैसे कमाने के लिए सिखाएगा। तो दो रास्ते होते हैं पैसे कमाने के, सही रास्ते भी होते हैं, गलत रास्ते भी होते हैं। सही रास्ता वो होता है जिसको हमारे देश का नियम कानून, हमारे देश का संविधान और हमारा समाज मान्यता देता है। लेकिन गलत तरीका वो होता है जिसे हमारा समाज, हमारा नियम कानून मान्यता नहीं देता है।
तो क्या ये पैसे कमाने के गलत रास्ते भी बताएगा अर्थशास्त्र? लोगों ने ये तर्क निकालना शुरू किया था। और क्या गलत किया था? अच्छा तो है, सही बात है। ये क्या गलत तरीके सिखाता है असल में? क्या नहीं, लेकिन लोगों का जो बात है वो भी तो बिल्कुल सही है कि पैसे कमाने के सही रास्ते भी बता सकता है, गलत रास्ते भी बता सकता है। तो थोड़ा सा एडम स्मिथ जी को और भी क्लेरिफाई करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इसको सुधार आगे चल करके थोड़ा सा अपडेट किया गया है, जो कि आप आगे देखोगे। तो यहां पर बात किया है कि इन्होंने यहां पर बात किया है एक नए अर्थशास्त्री हैं अल्फ्रेड मार्शल, और ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुए पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा विख्यात हुए अल्फ्रेड मार्शल साहब। इनकी गणित में बहुत गहरी रुचि थी, लेकिन दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक्स को भी बहुत पसंदीदा विषय मानते थे। इन्होंने जब अपना पढ़ाई किया इकोनॉमिक्स के अंदर, इतनी गहरी अध्ययन शायद लगता है कि पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। हालांकि 12th स्तर पर इनका कंट्रीब्यूशन दिखेगा आपको कंटेंट वाइज। तो 12th में जो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारे कंटेंट पढ़ते हैं, उनमें से आप देखोगे सबसे ज्यादा योगदान अल्फ्रेड मार्शल साहब का ही निकलेगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन 12th लेवल तक जो आपको कंसेप्ट नजर आएगा वो ज्यादातर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की ही कंसेप्ट है, और जो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक पब्लिश हुआ 1890 में, 1890 की बातें कर रहे हैं। सोचिए कहां 1776 की बातें कर रहे थे एडम स्मिथ साहब जी का। और दोबारा से जब नॉलेज अपडेट हो रहा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर चीजें अपडेट हो रहा है, तो बात कर रहे हैं फिर दोबारा से 1890 में, 1890 की बातें कर रहे हैं। और ये तब की बातें हैं जब हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक पब्लिश होकर के आउट होता है। ये अल्फ्रेड मार्शल की किताब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप ये समझिए कि जो लोग कह रहे थे ना कि पैसा 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 कमाने के लिए सिखाएगा तो लोगों में तो अशांति फैला देगा, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, तो अल्फ्रेड मार्शल साहब जी कहते हैं कि एडम स्मिथ सही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लोग जो अलग अलग तर्क दे रहे हैं वो भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये कहते हैं कि चलिए हम सुधार कर लेते हैं, है ना। लेकिन एडम स्मिथ साहब ने कोई गलत बात नहीं बोला है, बस उनको उद्देश्य बताना चाहिए था कि पैसे का मकसद क्या है, पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कैसे बताया कि देखिए भाई साहब, पैसा जो है ना वो अशांति नहीं फैलाएगा, बल्कि अर्थशास्त्र जो है वो लोगों के बीच में वेलफेयर को बढ़ाएगा, कल्याण को बढ़ाएगा। क्योंकि हर इंसान के पास पैसा या फिर वेल्थ लिमिटेड है, सीमित है, और उसी से वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी करना चाहता है। तो इसलिए इन्होंने समझाया वेल्थ रिलेटेड बातें, वहां पर एडम स्मिथ ने कह दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने बताया कि देखिए वेल्थ की जगह पर बताना चाहिए था कि वेल्थ का पर्पस या फिर मोटिव है वेलफेयर, ये बताना चाहिए था। ये मानते थे कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ये कह रहे हैं कि देखिए एडम स्मिथ ने ठीक कहा है वेल्थ की बातें, लेकिन थोड़ा सा उनको मोटिव भी बताना चाहिए था कि पैसे का असल में मकसद क्या है। तो इन्होंने अपने किताब में डिफाइन किया है और इंट्रोड्यूस किया सबसे पहली बार वेलफेयर कंसेप्ट को। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन या फिर कल्याण संबंधी परिभाषा किन्होंने दिया है इकोनॉमिक्स में, तो वो नाम ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल जी का है। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो वेलफेयर रिलेटेड कंसेप्ट देते हैं, और इससे पहले आपने जो देखा था वो वेल्थ रिलेटेड बातें हो रही थी, वो धन से संबंधित बातें हो रही थी, जो कि एडम स्मिथ का कंसेप्ट था। तो एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, और यहां पर अब आप देख रहे हैं कि वेलफेयर कंसेप्ट दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये ध्यान रखना है आपको। इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स का मतलब हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल्स नहीं, प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत। किसका सिद्धांत? इकोनॉमिक्स का सिद्धांत। लेकिन ट्रांसलेट मत कर देना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां पर दोनों बच्चे से कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी से ही किताब का नाम लिखा करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी किताबों के नाम अंग्रेजी से ही लिखना, क्योंकि हिंदी में किताब के नाम नहीं दिए गए हैं, हमेशा से अंग्रेजी में दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको ट्रांसलेट मत कर लेना कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत, नहीं, पूछा आपको ऐसे ही जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोई भी हो। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचयिता कौन है,
यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे सवाल, तो बता दीजिए 1890 में यानी कि 1890 में प्रकाशित हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनके ऑथर कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, अल्फ्रेड मार्शल साहब हैं। कौन है, अल्फ्रेड मार्शल साहब हैं। इसी किताब में ये कहते हैं कि देखिए अर्थशास्त्र जो है ना वो मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव की भलाई का विज्ञान है। कल्याण मतलब होता है भलाई। ऐसे ही इन्होंने परिभाषा दिया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि अर्थशास्त्र मानव की कल्याण का विज्ञान है, मानव की भलाई का विज्ञान है। मानव का यहां पर ये भलाई करने का काम करेगा, मानव को वेलफेयर की बातें बताएगा। मानव को किसकी बातें बताएगा, वेलफेयर की बातें बताएगा। लेकिन दूसरा इन्होंने डेफिनेशन इस प्रकार से भी दिया है कि अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यानी कि एक इंसान के पास जितनी भी जरूरतें हैं वो सब भौतिक वस्तुओं से पूरा होता है। हालांकि इसमें भी गड़बड़ी है, मैं बताऊंगा आगे। ये क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मेटेरियल वेलफेयर या फिर फिजिकल वेलफेयर। मेटेरियल या फिर फिजिकल वेलफेयर का मतलब होता है कि इंसान की जरूरतें सिर्फ भौतिक वस्तुओं से पूरा होता है। और ये क्या सत्य है क्या? क्या हम मानवों की जरूरतें, क्या हम इंसान की जरूरतें सिर्फ वस्तुओं से पूरा होता है, क्योंकि वस्तुएं ही केवल भौतिक होती है? क्या सेवाएं हम लोग नहीं लेते? जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, भगवान ना करे, जब हम बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं। जब हमें शिक्षा लेना होता है शिक्षक के पास जाते हैं। जब हमें एक जगह से यात्रा दूसरे जगह तक करना हो हम लोग बस ड्राइवर या बस संचालक की सेवाएं लेते हैं। तो यहां पर हम लोग तरह तरह की सेवाएं ले रहे हैं इसका मतलब। और ये सेवाओं को डिफाइन करना भूल गए। सिर्फ किसको लिखे हुए हैं कि इंसान की जरूरतें होती है, इंसान की जरूरतें जो होती है वो सिर्फ वस्तुओं से पूरा होता है। ये इसका यहां पर सही मतलब यही है। तो क्या मटेरियल हमारा जो हो वो सिर्फ गुड से, यानी कि हमारी जो वेलफेयर होगी क्या वो सिर्फ मटेरियल गुड से पूरा होगा? क्या वो भौतिक वस्तु से सिर्फ पूरा होगा? ऐसा तो नहीं है ना। हम सेवाएं भी लेते हैं, हम मानव हैं भाई, हम बीमार भी पड़ते हैं, डॉक्टर की सेवाएं ले रहे हैं। हम उलझन में भी होते हैं तो वकील की सेवाएं लेते हैं, पड़ोसी से झगड़ा लग गया तो वकील से भी हमें सेवाएं लेनी पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने जो है वो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है मेटेरियल शब्द का प्रयोग करके, फिजिकल शब्द का प्रयोग करके, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं तीसरा डेफिनेशन। ये तीसरा परिभाषा भी देते हैं कि देखिए अर्थशास्त्र जो है ना जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है? जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन करता है। और ये जीवन के सामान्य कारोबार का मतलब है मानव के द्वारा किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानव के द्वारा किया गया आर्थिक प्रयास। और उसी आर्थिक प्रयास को ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी मेन काइंड। इकोनॉमिक्स स्टडीज करता है, अध्ययन करता है मेन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, मानते हैं मानव की भलाई की बातें होगी, है ना, मानव के कल्याण की बातें होगी, लेकिन किस संदर्भ में, किस संदर्भ में अर्थशास्त्र जो मानव के भलाई का अध्ययन करेगा? तो ये कहते हैं कि मानव अपने जीवन में जो कुछ भी काम कर रहा है आर्थिक रूप से, चाहे तो पैसे कमाने के लिए या फिर पैसे खर्च करके अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, हर जगह पर पैसे का इस्तेमाल अगर मानव कर रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल बात साफ कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। और इसीलिए हमने आपको शुरुआत में परिभाषा दिया था, वो मैं अब आपको दिखा सकता हूं दोबारा से। लिखा था कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी परिभाषा है। आप भी अपना एक परिभाषा लिख लेना अपने तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये बातें हो गई है क्लियर। और कैसे जो है इन्होंने डिफाइन किया है, तो जरा सा क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा, और उसमें तो थोड़ा सा आगे भी बढ़े, अपनी परिभाषा को लेकर के आए, लोगों को समझाने का प्रयास किया, और ये बहुत अच्छा प्रयास था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो डेफिनेशन आता है इसका नाम है क्या, यहां पर देखिए, दुर्लभता। अब कहेंगे सर ये दुर्लभता क्या होता है, स्कैर्सिटी क्या होती है?
तो स्कैर्सिटी मीन्स होता है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड या रिसोर्स की डिमांड ज्यादा करते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी या फिर उसकी सप्लाई कम पड़ जाती है, तो हम ये से ही सिचुएशन को कहते हैं स्कैर्सिटी या फिर दुर्लभता। अब इसकी बातें हो क्यों रही है? इसलिए इसकी बातें हो रही है क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल जो कह चुके थे ना कि मानव की भलाई की बातें करता है इकोनॉमिक्स, मानव के कल्याण की बातें करता है इकोनॉमिक्स। फिर रॉबिन्स आ जाते हैं और ये कहते हैं भैया कल्याण होगा कैसे ये तो बताओ। ले लिया फिर इन्होंने अपने तरीके से विचार रख दिया इन्होंने। फिर ये समझा रहे हैं कि देखिए देखिए देखिए, दुर्लभता तो जीवन में हमेशा बना रहेगा। मानव के जीवन से कभी स्कैर्सिटी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मानते हैं रिसोर्स बहुत है हमारे पास, देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, लेकिन ये उतना रिसोर्स है नहीं, क्योंकि आप इंसान को समझ नहीं पाए हो। इंसान तो एक अलग ही इंसान है ना? इंसान एक अलग ही इंसान है। इंसान के अंदर भी जो छुपा हुआ इंसान है उसको तो आप देख ही नहीं पा रहे। जिसको हम कहते हैं इच्छाएं, वांट्स, डिजायर, और ये खत्म नहीं होती। मानव जब से सोचना समझना शुरू करता है तब से लेकर के प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तरीके ढूंढता है। और मानव को इसी चीज ने बस परेशान कर रखा है। मानव खुद अपने आप से ही यानी कि परेशान है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। हमारी इच्छाएं क्या कभी खत्म होगी? नहीं होगी। जब हम स्कूल जाते आते थे ना, तब सोचते थे काश हमारे पास साइकिल होता, पैदल आया जाया करते थे तो लगता था काश हमारे पास साइकिल होता। थोड़ा बड़े हुए, कॉलेज लेवल पे पहुंचे तो दोस्तों को देखा यार उसके पास बाइक है, हमारे पास भी होना चाहिए, है कि नहीं? अब कुछ देर बाद अब देख रहा हूं यार मेरे दोस्तों की भी नौकरी लग गई, हमारी भी नौकरी आ गई, हम भी काम कर रहे हैं, कहीं वो भी काम कर रहा है, कहीं वो अपनी जो वो 4 व्हीलर से जा रहा है, काश मेरे पास भी होता, है ना? तो हमारी जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, मानव का जो विचार है, वो ऐसे ही बदलता जाता है समय के साथ। और इसीलिए रॉबिन्स समझाते हैं कि देखिए मानव के पास ना ये चॉइस की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि रिसोर्सेस बड़ा लिमिटेड है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेस से हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी करना होता है। फिर मनुष्य इसको कैसे पूरा करता है? प्रायोरिटी सेट करके कि पहले कौन सा हम प्रॉब्लम खत्म करें, पहले कौन सी जरूरतें पूरी करें, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो पहले हमें कौन सी जरूरतें पूरी करनी चाहिए? वो जरूरत जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरत तो है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उस पर हम पहले पैसा खर्चा करेंगे। समझ गए? उसके बाद दूसरी बात, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे। और मानव का ये जो तरीका है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि हमारे पास यहां पर ऑप्शन बहुत सारा है। अभी जो वो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हमें मान लीजिए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, और कपड़े का रेट है 500 रुपया। हमारे पास जो है मान लीजिए मिठाई भी है, मिठाई मतलब मुझे खरीदना है, ये है 200 रुपये का। दो ही प्रॉब्लम मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन 2-3 लिस्टेड यहां पर कर रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको मैं प्रॉब्लम अच्छे से समझा सकूं। एक मान लीजिए बुक्स है और बुक का दाम है 250 रुपया। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास कितना रुपया होना चाहिए ताकि ये तीनों हमारी जरूरतें पूरी हो जाए? तो आप कहोगे सर आपके पास होना कितना चाहिए? 500 रुपया और 200 700 रुपया और 250 रुपया 950 रुपया होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने जोड़ करके बता दिया। लेकिन ये तो 900 रुपया हमें आवश्यकता है, असल में हमारे पास रिसोर्स कितना उपलब्ध है ये तो आप पूछिए। तो हमारे पास मान लो कि 700 रुपया उपलब्ध है। कितना? 700 रुपया उपलब्ध है। अब बताइए जरा आप, क्या 700 रुपए में क्या हम इन सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? आप कहोगे सर पॉसिबल तो नहीं है, देखने से तो लग रहा है 900 रुपया, 950 रुपया आपको चाहिए, 950 रुपया आपके पास रहता तो आप सारा जरूरत पूरा कर लेते, लेकिन आपके पास उपलब्ध है मात्र 700 रुपया, तो पॉसिबल नहीं है सर। केवल आप ये दो ही चीज ले लीजिए, बुक छोड़ दीजिए। मैं कहूंगा भाई मुझे बुक बहुत जरूरत है,
तो आप कहोगे सर बुक अगर बहुत जरूरत है तो कपड़ा लेना छोड़ दीजिए। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं सर मिठाई खाना छोड़ दीजिए, मिठाई खाना अच्छा बात नहीं है, घर पर ही खाना खा लीजिएगा। तो देख रहे हो लॉजिक सबको अलग अलग दे सकते हैं। और ये लॉजिक अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट अलग अलग तरीके से कर रहे हो। प्रायोरिटी मींस कोई कह रहा है कि नहीं मिठाई खाना जरूरी नहीं है, उसको हटा दिया प्रायोरिटी से। कोई कह रहा है नहीं सर कपड़ा भी जरूरी नहीं है, कपड़े तो हैं आपके पास, इससे बेहतरीन कपड़ा क्या हो सकता है। तो यहां पर सबके लॉजिक अलग अलग आ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है और जरूरतें हमारी जो है वो 950 रुपए की है, इसलिए आप कह रहे हो कि ये खरीदना छोड़ दीजिए, ये खरीदना छोड़ दीजिए, कभी कह रहे हैं ये खरीदना छोड़ दीजिए। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जरूरतें ज्यादा होती है और ज्यादा जरूरतें को पूरा करने के लिए साधन या रिसोर्स कम है। तो कैसे हम पूरा करेंगे इसी को सोचना पड़ता है, और यही है चुनाव का अध्ययन जो कि इकोनॉमिक्स में किया जाता है। समझ पाए? यानी कि जब हमारे पास रिसोर्स कम हो और जरूरतें ज्यादा हो, वांट्स ज्यादा हो, डिजायर ज्यादा हो, तो हम इस वाले वांट्स को फुलफिल कैसे कर सकते हैं? विथ गिवन लिमिटेड मनी इनकम से, या फिर गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस से, दिए हुए सीमित संसाधन से। तो इसीलिए इन्होंने परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र जो है ना वो चयन का विज्ञान है, चुनाव का विज्ञान है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, फिर से कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। चुनाव का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। चुनाव करना पड़ गया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम थे और जरूरतें ज्यादा थी, इसलिए हमें रिसोर्सेस का यहां पर चुनाव करना पड़ गया कि हम अपना रिसोर्स कहां पर कितना खर्चा करें, कौन सा सामान खरीदें और कितनी मात्रा में खरीदें। तुम कहोगे सर ले तो सब सकते हैं, 700 रुपए में सब पॉसिबल है। आपने कपड़ा खरीदने की बात किया ना, मानते हैं सर आपके लिए टी शर्ट की व्यवस्था तो नहीं हो सकती 500 रुपए में, सस्ता वाला टी शर्ट लेंगे फुटपाथ पर, 100 रुपए की 150 रुपए की टी शर्ट ले लेंगे सर, हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा सर। तो हर बच्चा अलग अलग लॉजिक देगा हमें कि सर ये छोड़ दीजिए लेना, या फिर इसकी क्वालिटी थोड़ा सा घटिया किस्म का ले लीजिए, चल जाएगा कोई बात नहीं सर, है ना। समझ रहे हो? तो यहां पर अलग अलग तरीके से हम चुनाव कर रहे हैं और इसी चुनाव की बातें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर दूसरा डेफिनेशन है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, मतलब इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। हम इसमें अलग अलग लॉजिक लगा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी हमारे साथ में ये लॉजिक देखा। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ये डेफिनेशन दिया किसके अंतर्गत गया। तो ये बुक था, यहां पर देखिएगा बुक का नाम लिखा हुआ है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ। ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस है, ये किताब लिखा किसने था? तो राइटर हैं प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है, लियोनल रॉबिन्स आप इनको बोलिए। यहां पर देख सकते हैं किताब के नाम में लिखा हुआ है लियोनल रॉबिन्स, और ये किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ। पूछा जाएगा आपसे। अब मुझे एक बात आप बता सकते हो, मन ही मन आप तर्क देना, है ना, मुझे ये बता सकते हो कि जो 1932 में पब्लिश हुआ है बुक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसके नाम में कैसे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए एक बार, फिर आप मुझे जवाब दे देना। एन ऐसे, ऐसे मतलब क्या होता है सर? ऐसे का मतलब लेख होता है। लेख किस पर लिखा है इन्होंने? नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, और बोल रहे हैं क्या ये नेचर हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, क्या ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्या हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, इस पर सवाल खड़ा होता है। तो आप ही मुझे बताइए, मन ही मन आप सवाल ढूंढिए, क्या हमारे पास जो इतनी सब कुछ संपत्ति है, इतना बड़ा समंदर पूरी दुनिया में, बहुत विशाल ये पृथ्वी है ना, इतने सारे पेड़ पौधे, पीने योग्य इतना पानी, सब कुछ होते हुए भी हम कह रहे हैं कि ये लिमिटेड है। व्हाई? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानव की जरूरतें बहुत ज्यादा है। जितना हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा हमारी जरूरतें हैं, और इसीलिए रिसोर्स छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, लिमिटेड पड़ जाता है, सीमित पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हो चुका है ये बातें क्लियर। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं
इसको ऐसे समझ लीजिए कि अब चौथा कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। और चौथे कंसेप्ट की जब हम लोग बारी देखते हैं तो सबसे पहले जिक्र किया हुआ है कि पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन, ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं और इनको जो है ना यहां पर बहुत प्यार से हम लोग सैमुअल्सन कह सकते हैं। पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन कहने की इतनी आवश्यकता नहीं है, हम लोग प्यार से सिर्फ सैमुअल्सन बोल सकते हैं। क्लास 12th लेवल तक आपका केवल एक ही सैमुअल्सन का नाम आएगा और वो यही सैमुअल्सन नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो सैमुअल्सन साहब क्या देते हैं जवाब, देखिएगा। ये लेकर के आते हैं विकास संबंधी बातें, डेवलपमेंट की बातें, ग्रोथ की बातें। कि देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना मानते हैं कि स्कैर्सिटी पर बात करता है, ये कहते हैं कि मानता हूं कि स्कैर्सिटी पर बात करते हैं, लेकिन क्या उसकी वजह से चुनाव केवल एक इंसान को करना पड़ेगा या पूरी दुनिया को चुनाव करना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को चुनाव करना पड़ेगा, पूरे समाज को चुनाव करना पड़ेगा? क्या ये चुनाव केवल अभी प्रेजेंट टाइम में ही केवल करने पड़ेंगे, फ्यूचर में नहीं? तो ये अपने आप से ही सवाल कर बैठे हैं, ठीक है, और हम लोगों को भी पूछ रहे हैं। तो डेवलपमेंट की बातें इन्होंने कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा सैमुअल्सन जो डेफिनेशन देते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। किसकी तरफ मतलब इनके परिभाषा गया है तो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा केंद्रित है या फिर फोकस किया हुआ है। ग्रोथ क्या होता है सर? ग्रोथ का मतलब होता है जब एक देश के अंदर में प्रोडक्शन लेवल बढ़े, जब एक देश के अंदर में लोगों की इनकम बढ़े, जब लोग अपने देश में जरूरतें ज्यादा ज्यादा पूरा कर पाएं, इसको ग्रोथ के रूप में देखा जाता है। समझ गए? अब यहां पर ये कहते हैं कि देखिए अर्थशास्त्र जो है ना वो इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना, मतलब जरूरी नहीं है कि मुद्रा से ही चुनाव की समस्या उत्पन्न हो, पैसे से या रिसोर्सेज से ही रिलेटेड चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट हो, बल्कि इंसान के सामने तो बिना पैसे का भी चुनाव उत्पन्न हो जाता है। सर कैसे? बिना पैसे का सर चुनाव की समस्या कैसे उत्पन्न होगा? मान लीजिए हम सभी जो मनुष्य हैं उन सबके पास कितने घंटे टाइम है? 24 घंटे हैं सर। तो यही 24 घंटे में तो कोई कहता है 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे पढ़ने के लिए, 8 घंटे जो वो रोने के लिए, मतलब कुछ भी जैसे है अपनी मर्जी से अपने तरीके से डिवाइड किया हुआ है 24 घंटे को। अब मुझे ये बताइए क्या आप अपने तरीके से इस टाइम को डिसाइड करते हैं या आपका टाइम मैं डिसाइड करता हूं समझ पाए होगे? तो यहां पर ये 24 घंटा दुनिया के सभी इंसानों के पास है कि नहीं? लेकिन देखिए जरा चुनाव तो वहां पर भी करना पड़ रहा है कि कितना घंटा पढ़ाई करें, कितना घंटा खेल लें, कितना घंटा सो जाएं, है ना, कितना घंटा दोस्तों से गप्पे लड़ाएं, कितने घंटे रील्स देख लें। तो ये सब कुछ हमें चॉइस करना पड़ता है। और जो बढ़िया चॉइस कर लिया, बढ़िया चॉइस मतलब जो बढ़िया से डिसाइड कर लिया कि इस 24 घंटे को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो पक्का है डेवलपमेंट उसी का होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि सबके पास एक कंटेंट जाएगा, जो मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं सभी बच्चों के पास जाएगा। अब जरूरत तो इस चीज की है ना कि कौन सा बच्चा कैसे इस चीज को यूटिलाइज करता है या फिर उपयोग करता है। जैसे मैंने समय के बारे में कहा, समय सभी के पास 24 घंटे हैं, कौन कैसा इस्तेमाल करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं, ये आपके लिए तो फायदेमंद है, बाकी सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कौन इस कंटेंट को कैसे रिवाइज करता है, कैसे पढ़ता है, कैसे सोचता है पढ़ करके, ये इंपॉर्टेंट है। और वो तो सबका अलग अलग होगा, यही तो कला है, यही तो आर्ट्स है, यही तो टेक्निक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स की बातों में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ आपको समझ में आ गया कि जहां पर हम रिसोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूरतों को पूरी करने पर बात करते हैं। यह डेफिनेशन ग्रोथ वाली रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स पे किन्होंने दिया है? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया है, अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र में इस बात का स्टडी किया जाता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना वस्तुओं के कालगत उत्पादन के लिए, अब कालगत उत्पादन का मतलब है टाइम के साथ प्रोडक्शन करने के लिए, भविष्य में प्रोडक्शन करने के लिए व्यक्ति को भी चुनाव करना पड़ेगा और साथ साथ में समाज का भी ये चुनाव रहेगा ही रहेगा। मतलब समाज को भी उत्पादक साधनों का नियोजन करना पड़ेगा कि कहां पर कितना संसाधन लगाएं, उसका चुनाव तो व्यक्ति को भी करना पड़ेगा, समाज को भी करना पड़ेगा।
और समाज के विभिन्न लोगों एवं विभिन्न वर्गों के बीच उनके अभी यानी कि वर्तमान में और भविष्य में उपभोग के लिए किस प्रकार से वितरण करते हैं, इस चीज का चुनाव करना पड़ेगा। मतलब चुनाव ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के लिए करना पड़ा, चुनाव हमें फ्यूचर में भी करने पड़ेंगे। और ये क्या कहते हैं, देखिए जरा यहां पर, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी, लोग और समाज कैसे जो है चुनाव करते हैं, है ना, चॉइस करते हैं, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसे से संबंधित और बिना पैसे का चुनाव कैसे करते हैं। टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव स्केर्स रिसोर्सेस, यहां पर बात करेंगे विथ टाइम, ठीक है, बात समझ आ गया, या फिर ओवर टाइम, मतलब समय के साथ हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का, उत्पादन के साधनों का कैसे चुनाव करते हैं, कैसे नियोजन करते हैं, कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी चुनाव हमें करना पड़ता है। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम, और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन कर लिए हो गया काम। अब दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोडक्शन करने के बाद लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, लोगों की जरूरतें पूरी होगी कैसे, ये तो बताइए। तो वही कह रहे हैं कि एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम एमंग वेरियस पीपल और ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी फॉर प्रेजेंट टाइम भी, अभी के लिए भी, और फिर बोल सकते हो इसको फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, यानी कि भविष्य में उपभोग के लिए भी। तो यही था पूरा पूरा परिभाषा इनका, जो कि पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन ने दिया है। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्स ओवर टाइम एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम among various people and groups of society for present and future consumption। मतलब जरूरी नहीं है कि ये चुनाव की समस्या सिर्फ अभी रहेगी, बल्कि ये चुनाव की समस्या भविष्य में भी रहेगी। क्योंकि इन्होंने भविष्य की बातें कर दिया, इसीलिए इनका जो डेफिनेशन है वो ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन माना जाएगा, डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिनेशन माना जाएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। चारों के चारों परिभाषा आपको एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, लेकिन अब बस आपको समझना है कि आखिर में ये इकोनॉमिक्स होता कितने प्रकार से है। देखिए इकोनॉमिक्स के कई सारे ब्रांचेज हैं, मुख्य इसके दो ब्रांचेज हैं, दो ही, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये दोनों व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र हर एक स्टेट बोर्ड में पढ़ा जाता है, ठीक है, हर एक स्टेट बोर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। तो क्या सर हम यहां पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है सब पढ़ लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, छोटे स्तर पर बहुत सारी बातें रखी गई है। जब आप आगे चल करके ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आपको वहां पर माइक्रो और मैक्रो के और भी कंटेंट पढ़ने को मिलता है। सेम कंटेंट ये सब तो होता ही है, एडिशनली और भी बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है क्लास 12th के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया जाता है, जो कि आपको यहां पर शुरुआत में मैं आपको देने जा रहा हूं। अब जैसे कि यहां पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, अंग्रेजी में तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे और भी नाम हैं, जिसको हम वैकल्पिक नाम या फिर अल्टरनेटिव नाम बोलेंगे। यहां देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम यहां पर लिखा गया है व्यष्टि परक अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा यहां पर लिखा गया नाम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, यानी कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। तीसरा लिखा गया है मूल्य सिद्धांत अथवा कीमत सिद्धांत, यानी कि प्राइस थ्योरी। तो ये सभी जो नाम दिए गए हैं ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही अलग अलग नाम हैं। जैसे आपके घर परिवार में अलग नाम है, दोस्त यार किसी और नाम से बुलाते हैं, और मेरे बैच में आ गए आप तो मैं भी कोई और नाम से शॉर्टकट में बुला देता हूं, निक नेम जिसको आप कहते हैं, है ना, प्यार से बुला देते हैं आपको अलग अलग नाम से। तो यही है आपका यहां पर वैकल्पिक नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र का या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आप इसको बोलो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलो, अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलो, या फिर एक और अल्टरनेटिव नाम है कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत बोलो, अंग्रेजी में प्राइस थ्योरी बोलो, सब सेम बातें हैं। आइए आगे समझते हैं। अब ये अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों
एवं छोटे आर्थिक चरों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल में हम लोग बात करें कंजम्पशन का, बात करें प्रोडक्शन का, बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर बात किया जा रहा है तो ये सब कुछ स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। समझ आया? ये बातें क्लियर हो गई कितनी बेहतरीन तरीके से आपकी, है ना? यहां पर ये बातें कवर हो चुकी है। लेकिन इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है आपने समझ लिया है। तो इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसलिए ऐसा डिफाइन करेंगे हम लोग कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच, जिसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर स्टडीड इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के ऊपर में, फिर बात करता है स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर में। सर ये स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं? तो देखिए हम लोग इसमें बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्तर पर बात करते हैं ना, डिमांड सप्लाई की बातें, ये सब कुछ होते हैं छोटा वेरिएबल या फिर स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल, समझ गए। लेकिन आगे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आखिर में ये चेंजेस होने से पूरे इकोनॉमी पर बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, बहुत नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहां पर पूरी पूरी बात समझ लिया है। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो सवाल है आपका कि ये कहा जाता है कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत या फिर प्राइस थ्योरी, तो ये है 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आगे आइए, अब इसकी खासियत पर आते हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या खासियत है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? जैसे हर इंसान का कुछ ना कुछ खासियत होता है, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी कुछ खासियत हैं। खासियत देखिए, पहला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो भी बोलो एक ही बात है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थव्यवस्था की केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था की केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। हम लोग यहां पर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ओनली फॉर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स का, जो कि पूरी इकोनॉमी के लिए छोटा सा वेरिएबल है ना। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की केवल व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति उपभोक्ता के तौर पर है और वो कितना उपभोग करता है वस्तु या सेवा का, कितना पैसे खर्च करके अपनी जरूरतें पूरी करता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे व्यक्तिगत उपभोक्ता, जिसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है या फिर फर्म है जहां उत्पादन का काम हो रहा है, वस्तुएं या सेवाएं तैयार की जाती है, वही तो फर्म होता है। तो फर्म यहां पर हो गया इंडिविजुअल। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए ABC नाम का एक कोई फर्म है, अब वो कितना फर्म प्रोड्यूस करता है सामान एक साल के अंदर, हम जानना चाहते हैं, या फिर कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, कितना लाभ कमाता है। तो यहां पर बात तो एक कंपनी की हो रही है ना, एक फर्म की हो रही है ना, तो इसलिए बात कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। वो छोटे से आर्थिक इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है, ऑटोमोबाइल मतलब बाइक वाला, ठीक है, जो बाइक बनाने की काम करती हैं वो कंपनियां, या फिर कपड़े बनाने की काम करती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज। तो हम हर एक इंडस्ट्रीज की बातें ना करके सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करें कि चलिए ठीक है कि कितना जो है वो देश के अंदर में दवाइयां तैयार हुआ, तो दवाई तैयार करने के लिए भी अलग इंडस्ट्रीज है ना। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े का उद्योग बात करें, तो कपड़ा उद्योग केवल एक ही उद्योग की बात हुआ है ना। देश में तो कई सारे इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी उद्योग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो 2 पहिया वाहन है इसको बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है। तो हम लोग केवल और केवल यहां पर एक इंडिविजुअल यूनिट्स की बातें कर रहे हैं, तो हमारा ये कंसेप्ट आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत।
वही लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इन सब की बातें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। जैसे कि यहां पर देश के अंदर में आपको पता है इस वक्त अपने देश में ये टोटल 4 और एक हमारा जो वो सॉरी ये टोटल 4 हमारे देश के अंदर में क्या चलता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं चारों, चाहे तो एयरटेल हो, वोडा आइडिया हो, बीएसएनएल हो या जियो हो। अब इन सबको अगर एक साथ में ही स्टडी करेंगे, क्या सर ये माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर। देखिए यहां पर हमारे देश के अंदर में टोटल कितने हैं ऐसे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, 4 है ना, 4 है ना। और 4 में से सिर्फ अगर हम एक कंपनी की बात करें, एक मान लो यहां पर हमने ले लिया है एयरटेल, किसी एक को भी ले सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि सालाना इनकी जो नेट मतलब नेट कितना इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी कि कितने कंज्यूमर है इनके। तो एयरटेल के कितने यूजर हैं या फिर कितने कंज्यूमर हैं, तो उसको अगर हम केवल जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर्स तो यूजर्स तो बहुत सारे होंगे ना इसके, लेकिन सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं, एयरटेल की बात कर रहे हैं, उसके यूजर्स को जानने की बातें कर रहे हैं, उसके कंज्यूमर्स जानने की बातें कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और कहीं सर अगर हमने सबके कंज्यूमर्स को मिला दिया तो क्या मैक्रो हो जाएगा, नहीं, ये स्मॉल ग्रुप माना जाता है। तो स्मॉल ग्रुप का स्टडी या फिर छोटे से समूहों का अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कहलाता है। ये बहुत बड़ा नहीं माना जाएगा अगर पूरे विश्व स्तर से इसको तोला जाए, लेकिन अपने देश में चूंकि 4 ही है तो चारों को मिलाकर के एग्रीगेट भी बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बड़ा क्या है, छोटा क्या है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इसको जानने के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है जनरली कि इसको तुलना किससे आप कर रहे हो। अगर अपने ही देश के ये चारों को मान रहे हो कि हाँ 4 ही है, तो 4 में से सिर्फ एक का स्टडी किया माइक्रो, चारों का एक साथ में स्टडी कर दिया मैक्रो। लेकिन ये बात भी ध्यान से सुनना मेरी, मैं क्या अभी कह रहा हूं वो बहुत क्लैरिटी है जरूरी, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल ग्रुप के बारे में भी स्टडी किया जाता है, छोटे समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे देश में यही 4 हैं तो क्या इसको छोटा ग्रुप बोलेंगे, सबको मिलाकर के छोटा ग्रुप बनेगा, नहीं, ये तो पूरे देश के ही यूजर आ जाएंगे इसमें, इसलिए इसको हम मैक्रो लेवल पर जान सकते हैं। समझ आ गया, उम्मीद है क्लियरिटी मिल चुकी है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम बात करेंगे यहां पर और भी कुछ विशेषता की। पहली खासियत तो आपको समझ आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की बातें करता है। दूसरी बातें हम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल की बातें करता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ अ स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है छोटे आर्थिक चरों के बारे में। अब सर छोटे आर्थिक चर का मतलब इंडिविजुअल डिमांड, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत मांग, या फिर कह लीजिए इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति। तो इन सब की बातें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। इंडिविजुअल देखो टर्म लगा हुआ है ना, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, हिंदी में देखो व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति। तो ये सब छोटे इकोनॉमिक चर हैं या फिर स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल है। किसी एक गुड्स का प्राइस, ये भी क्या है, एक भी, ये भी हमारा स्मॉल वेरिएबल है या फिर इंडिविजुअल वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं जब छोटे छोटे स्तर पर, तो उसके जो है यहाँ पर डिमांड सप्लाई जो भी लेने हैं, इनकम लेने हैं, सब ले सकते हो आप। बस ध्यान रखना इंडिविजुअल लेवल की बातें हो रही है। इन चरों का प्रभाव बहुत कम होता है, इतना कम प्रभाव होता है कि इनमें अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो जाए तो ये पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं डालेंगे, कोई खास प्रभाव नहीं डालेंगे। वही लिखा हुआ है कि द इंपैक्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स, दिस इकोनॉमिक वेरिएबल, ऐसा भी लिख सकते हैं, द इंपैक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, बोल सकते हो यहां पर कि इन चरों का प्रभाव सो स्मॉल, बहुत कम होता है, राइट, जो कि change in them do not have any significant impact on the entire economy। मतलब इन छोटे चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनमें थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस हो गया तो लार्ज इकोनॉमी को या फिर पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो हम इस चीज का डिमांड अभी कर रहे हैं और ऐसा ही पेन हमारे देश में करोड़ों लोग खरीदते हैं, और मैंने कह दिया ये कंपनी है, मान लो प्रोडक्ट है एबीसी का, मान लो उदाहरण के लिए, तो एबीसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है जो हमारे हाथ में है और इसका भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। मेरे जैसे
इस कंपनी का, ये पेन की कंपनी जो है एबीसी कंपनी मान लिया है, इसके और भी कई सारे कंज्यूमर या फिर यूजर हैं, अगर वो लोग खरीद ही रहे हैं और मैंने कहा अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, नहीं चाहिए मुझे, क्या हमारे ना खरीदने पर ये जो फैक्ट्री में बन रहा होगा एबीसी फैक्ट्री में, क्या वो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि आप क्या हो, एक इंडिविजुअल की बातें आप कर रहे हो और एक व्यक्ति के इस पेन को ना परचेज करने से इसकी फैक्ट्री बंद होने वाली नहीं है। मतलब हमने जो डिमांड किया था इस पेन का पहले, वो क्या था, अ स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल था, और हमारी डिमांड ना करने पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। तो इसको बोलेंगे क्या, यही बातें यहां पर लिखा हुआ है कि इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है, इन वेरिएबल्स का प्रभाव इतना कम होता है कि इनमें अगर परिवर्तन भी आ गया तो पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि द इंपैक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक वेरिएबल इज सो स्मॉल दैट चेंजेस इन देम डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इंटायर इकोनॉमी। इंटायर मतलब संपूर्ण, पूरी अर्थव्यवस्था पर इसके कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा, खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बात आती है आगे की। अब हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर लास्ट पॉइंट, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आखिरी विशेषता बताते हुए आगे बढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व के बारे में। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर चैप्टर पर, मार्केट वाले चैप्टर में। और सप्लाई कर्व ये भी पढ़ेंगे मार्केट वाले चैप्टर में। लेकिन क्या सर इससे पहले नहीं आएगा डिमांड एंड सप्लाई? आएगा। ये डिमांड कर्व हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे दूसरे ही चैप्टर में, और सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, और दोनों एक साथ में पढ़ने को मिलेगा चौथे चैप्टर में। तो मजा आ गया आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में मेनली डिमांड एंड सप्लाई के बारे में ही पढ़ा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको पढ़ा जाता है? डिमांड को एंड सप्लाई को। सर डिमांड क्या होता है तो चैप्टर 2 में बताएंगे। सर सप्लाई क्या होता है चैप्टर 3 में बताएंगे। सर ये बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है, चैप्टर 4 में बताएंगे। तो देखा कैसे अपना चैप्टर जो है सिस्टमेटिक बना हुआ है। तो यहां पर आपने समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी वस्तु या फिर किसी भी साधन, उत्पादन के साधन जैसे लेबर या फिर कच्चे माल या फिर कोई एक जो है मान लो बिल्डिंग, तो इन सबका प्राइस कैसे तय होगा। जैसे मान लो कोई एक लेबर है, बेचारे ने दिन भर आपके यहां पर काम किया, तो उसकी वेजेज, उनकी मजदूरी कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे तय होता है ना। ऐसे ही एक वस्तु का गुड्स या सॉरी एक वस्तु का प्राइस, एक गुड्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर में एक गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसके लिए पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग, कीमत निर्धारण की बातें पढ़ेंगे। अगर किसी एक लेबर की जो है हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, उनकी वेजेस या फिर मजदूरी कितनी होगी, इसकी भी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। लेकिन ये 12th में नहीं पढ़ना, ये ग्रेजुएशन में पढ़ना है। समझ आ गया? हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि वस्तुओं का कीमत निर्धारण। हमें मजदूरी निर्धारण नहीं पढ़ना है क्लास 12th में, ध्यान रखिएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु या फिर साधन का कीमत किस प्रकार से तय किया जाता है, किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। इसीलिए तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी या फिर कीमत सिद्धांत कह रहे थे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मिल गया दूसरा नाम कि क्यों दिया गया था कीमत सिद्धांत। इसलिए दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम कीमत सिद्धांत, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही वो भाग है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम प्राइस डिटरमाइन करने के लिए सीखते हैं कि कोई भी वस्तु का दाम तय करने के लिए कैसा थ्योरी अप्लाई किया जाता है। समझ पाए? तो उस थ्योरी की बातें हम लोग करेंगे मार्केट वाले चैप्टर में। अब ठीक है, आ जाइए आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज करता है, अध्ययन करता है हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर गुड्स, या फिर कह लीजिए हाउ द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड। कैसे तय होगा फैक्टर का प्राइस, कैसे तय होगा प्रोडक्ट का प्राइस, सब डिटरमाइन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत है। समझ आ गया होगा?
बढ़िया तरीके से यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि आखिर बृहत या फिर समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। बृहत या फिर समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी बातें अब हम लोग करेंगे। तो यहां पर हम लोग आ चुके हैं अगले पड़ाव पर। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें कि सामूहिक आर्थिक इकाइयों एवं व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग बृहत अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने की जिम्मेवारी समष्टि अर्थशास्त्र को दिया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को दिया गया है। और आप इसको कैसे बोलोगे कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स and large economic variables are studied is called macroeconomics। तो macroeconomics क्या है? Macroeconomics is branch of economics in which aggregate economic units और कह सकते हैं large economic variable are studied, जितने बड़े बड़े व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता हो, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे देश का डिमांड, जिसको हम सामूहिक मांग कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं, कुल मांग कहते हैं। ठीक है, यह सही। अब बृहत अर्थशास्त्र के भी कई सारे और भी अल्टरनेटिव नाम हैं, है ना। जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग व्यापक अर्थशास्त्र, या फिर कह लीजिए समष्टिपरक अर्थशास्त्र, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र कह लीजिए। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, या फिर बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट यानी कि कुल का अर्थशास्त्र, कुल का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। और फिर इसको बोल सकते हैं आप आय एवं रोजगार का निर्धारण। जैसे हम लोग माइक्रो को बोल रहे थे ना प्राइस थ्योरी, वैसे ही मैक्रो को बोल रहे हैं हम लोग आय एवं रोजगार का निर्धारण यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आय एवं रोजगार का निर्धारण किसे कहा जाता है? बृहत अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इसकी भी खासियत जान लें हम लोग भाई। तो इसकी पहली खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत कि ये पूरी इकोनॉमी की बात करेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ये अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है कलेक्टिव यूनिट्स के बारे में, एक साथ में गोल मटोल करके बात करता है कि पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड कितना है। ठीक है, तो बातें हैं, वो इकोनॉमी की बातें बता रहा है। ऐसे ही पूरे देश में रोजगार कितना है, पूरे देश की जीडीपी कितनी है, पूरे देश में महंगाई कितना है, ये सब बात किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी विशेषता देखें। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग बड़े बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये स्टडीज करता है लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, व्यापक। ठीक है, जो पूरे देश के बारे में हो, जैसे मैंने कहा रोजगार के बारे में, जीडीपी के बारे में, देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया है, देश में महंगाई कितनी है, देश में लोगों ने कितना डिमांड किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, एग्रीगेट डिमांड, सब बात किया जाएगा। ये सब क्या है? लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल है। उदाहरण के लिए आपको यहां पर दे दिया है कि सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब कुछ पढ़ा जाता है हमारा, है ना। और इनको हम बोलेंगे कि ये व्यापक आर्थिक चर हैं, बड़े आर्थिक चर हैं। तो इन चरों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि अगर इनमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो गया तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देंगे। जरूर प्रभावित करते हैं, अवश्य प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने सुना है कि देश में अभी डाउनफॉल चल रहा है, मतलब देश में स्थिति ठीक नहीं है, लोग सामान खरीद नहीं पा रहे अच्छी स्थिति में, है ना। लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया है। हो सकता है लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हो सकता है लोगों को महंगाई लग रहा है इसलिए डिमांड कम की है, कुछ तो वजह होगा। तो देखना जैसे ही पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, यानी कि सामान बिक नहीं रहा है, बहुत कम सामान बिक रहा है, तो इसका मतलब नया सामान प्रोडक्ट तैयार भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अब नया सामान तैयार नहीं किया जाएगा तो पक्की सी बात है कि लोगों को रोजगार भी नहीं दिया जाएगा। लीजिए, रोजगार पर भी असर पड़ गया।
अब रोजगार ही नहीं दिया जाएगा देश में तो पक्का है जो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाएगा अब, क्योंकि लोगों को काम पर लगाया ही नहीं गया। तो रॉ मटेरियल पर खर्चा लोग क्यों क्यों करेंगे, मशीनों पर खर्चा क्यों करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा। तो आपने देखा स्लो डाउन आने से डिमांड कम हुई है, और डिमांड कम होते ही प्रोडक्शन को कम कर दिया गया, प्रोडक्शन कम करते ही रोजगार कम हो गया, इंप्लॉयमेंट लेवल घट गया, और इंप्लॉयमेंट घटते ही लोगों के पास से इनकम ही घट गया। लोगों की इनकम घटने से वापस कंजम्पशन घट गया। समझ पाए? तो इस तरह की बातें हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि सामूहिक आर्थिक चरों में अगर परिवर्तन आ गया, बड़े आर्थिक चरों में परिवर्तन आ गया, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जरूर से जरूर प्रभावित कर देगा। वही लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब जो होते हैं वो लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। सो इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट। दैट एनी चेंज इन देम, कुछ भी इसमें अगर परिवर्तन आया तो डेफिनेटली अफेक्ट्स द इंटायर इकोनॉमी, तो निश्चित ही ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इतना ताकत तो ये रखता ही है। आइए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और ये समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता हो जाएगी समाप्त। बृहत अर्थशास्त्र या फिर कह लीजिए कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में ही बात किया जाता है कि कैसे देश में रोजगार तय होगा, कैसे लोगों को आमदनी प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, सब कुछ डिटरमाइन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में, बृहत अर्थशास्त्र में। सो कह सकते हैं इसको हम लोग आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इसका मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी, एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में कैसे आमदनी और रोजगार को तय किया जाता है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। देयरफॉर, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। थोड़ी सी बातें जब डिफरेंस की हो तो मैं इसको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, बट ये काम आपका रहता है ईमानदारी से बताना। जब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया है, जब आपको मैक्रो समझ में आ गया है, तो डिफरेंस तो आपका लिखने का काम था, कोई बात नहीं, मैं करता हूं, मैं आपके लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लिखोगे अपने तरीके से। बस एक बार प्रयास कर लेना खुद से लिखने का, इतना तो समझ गए हो तो अपने तरीके से लिखने का प्रयास करना, मैं आगे बढ़ता हूं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको छोटा अर्थशास्त्र बोलते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। बृहत अर्थशास्त्र जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं? सबसे पहला अंतर बताइए कि ये जो व्यष्टि शब्द है ना, ये अंग्रेजी में तो होता है माइक्रो, और ये जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है, सॉरी माइक्रोज से लिया गया है, MIKROS। इस माइक्रोज शब्द का मतलब क्या होता है पता है? ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये इस ग्रीक भाषा के शब्द में एक जो है बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। MI, जहां हम लोग C लिखते हैं वहां पर देखो K लिखा हुआ है, मिल गया? तो MIKROS, माइक्रोज का मतलब होता है छोटा या फिर सूक्ष्म बोल दीजिए, समझ आया? तो ये जो माइक्रोज टर्म है ये ग्रीक भाषा का टर्म है, और ये ग्रीक भाषा का जो टर्म है माइक्रोज, इसका मीनिंग क्या होता है? तो स्मॉल यानी कि छोटा। लेकिन यहां पर आप कैसे बताएंगे अंग्रेजी में कि द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड कौन सा है? माइक्रोज। मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है स्मॉल। बता दो यहां पर देखिए, बृहत जिसका मतलब है समष्टि या फिर व्यापक, तो मैक्रो इसका अंग्रेजी होता है, बृहत का अंग्रेजी क्या होता है? मैक्रो। और ये मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा यानी कि लार्ज। क्लियर ना? अब लिखोगे अंग्रेजी में कैसे? तो लिखना है कि द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा है? मैक्रोज, MAKROS, मैक्रोज। और इस मैक्रोज का मतलब होता है यहां पर लार्ज। समझ आ गया?
तो देखिए बेसिक सा डिफरेंस इसके अंदर जो कैसे लिखते हैं हम लोग जनरली, हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं कि एक हमारा है MICRO, माइक्रो है जिसका मतलब होता है छोटा, वेस्टी की बातें कर रहे हैं, और एक है MACRO, मैक्रो। अब इसको ध्यान लंबे समय तक रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, M से M कैंसिल कर देते हैं, यहां पर C को कैंसिल कर दिया, R ने R को कैंसिल कर दिया, O ने O को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, I बचा। I फोर क्या हो जाता है फिर यहां पर, I का मतलब हो जाता है इंडिविजुअल, समझ पाए, मतलब व्यक्तिगत। और जो कहेंगे सर ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है एग्रीगेट, यानी कि सामूहिक या फिर समूह या फिर टोटल, समझ आया। तो ए फोर हो गया एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, समूह की बातें कर रहा है, व्यापक स्तर पर बातें कर रहा है समष्टि अर्थशास्त्र, छोटे स्तर पर इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा अब हम क्या करेंगे यहां पर डिफरेंस में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में हम लोग अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी, स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडीड, छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो पूरे देश के लिए बातें होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र में, जो इंडिविजुअल लेवल पर बातें होगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब एक पॉइंट के अंदर ये हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है। देखिएगा जरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली फोकस किस पर करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में फोकस करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है या फिर बृहत अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थव्यवस्था का समग्र अथवा कुल रूप में अध्ययन किया जाता है, टोटल की बातें करते हैं, पूरे देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ, उसके मार्केट वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं, और जीडीपी का स्टडी यहां किया जाता है, समष्टि में किया जाता है। तो लिखेंगे कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में द इकोनॉमी इज स्टडीड, द इकोनॉमी इज स्टडीड एज अ होल, अथवा बोल सकते हैं एज अ होल, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बातें समष्टि में किया जाता है, ठीक है ना। यहां से आपको क्लैरिटी मिल चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये सब जैसे जैसे आपको टू दी पॉइंट सारा फैक्ट सारा पॉइंट दिया हुआ है, एज इट इज आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये रही पूरी पूरी बातें। अब एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर सब्र करना, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत या फिर प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, जो कि हमने पहले ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था। लास्ट एक पॉइंट लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बृहत अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन किया जाता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऑल्सो जाना जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से। तो ये थी पूरी पूरी कहानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, फिर हमने समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर समझा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस कर दिया। आप जैसे नोट्स को पढ़े हो अभी हमारे साथ में, वैसा ही अपनी कॉपी पर कर लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, साझा कर दिया है। अब एक एक करके यहां से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस 1 मिनट की देरी है, इसको हम लोग जस्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद एमसीक्यू पर आएंगे। हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई जनरली इस पर फोकस कर रहा है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसका मेन कंपोनेंट तो
मांग और पूर्ति व्यक्तिगत मांग के मुख्य घटक होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। मेन पढ़ाई किसकी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? तो डिमांड एंड सप्लाई का। वही बात आपको लिखना है कि डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन कंपोनेंट क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, लेकिन जो सामूहिक मांग है, सामूहिक पूर्ति है, इसकी बातें हम लोग करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर बृहत अर्थशास्त्र में। तो बोलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि माइक्रो और मैक्रो ये जो दोनों टर्म था, इन दोनों शब्दों की रचना और इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1933 में, 1933 ईस्वी में रैगनर फ्रिश ने किया था। रैगनर फ्रिश ओस्लो यूनिवर्सिटी के रहने वाले थे, इस बात को भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रैगनर फ्रिश जो है उन्होंने कहां से पढ़ाई करी थी। कोई तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे यह सवाल जरूर किया जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो ये जो दोनों टर्म हैं, सबसे पहले ये दोनों टर्म किसने फ्रेम किया था, किसने सबसे पहली बार यूज किया था? तो इनका नाम है रैगनर फ्रिश। कब किया था? तो 1933 ईस्वी में, यानी कि 1933 में किया था। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों टर्म को अलग अलग, यही थे मुखिया जिन्होंने माइक्रो अलग कर दिया, मैक्रो को अलग कर दिया, और फिर बताया कि देखिए भैया, एक साथ में पूरे दुनिया को पढ़ना और एक साथ में घर परिवार के छोटी छोटी बातें पढ़ना पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो टर्म दोनों अलग अलग पहली बार किया था 1933 में, 1933 में। उसके बाद ये दोनों वर्ड अलग अलग प्रयोग किया जाने लगा अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो आइए एमसीक्यूज हम लोग अभ्यास करते हैं कुछ कुछ यहां से। सबसे पहला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किन्होंने लिखा था? तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर एडम स्मिथ। इन्होंने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस, इन्होंने लिखा था ना वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा किताब का नाम क्या है? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, यह है पूरा किताब का नाम। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है या फिर ऑथर कौन है इस बुक का? तो आप सीधा नाम बता दीजिए, एडम स्मिथ हैं, जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है ना? आगे आइए, दूसरा सवाल लेते हैं। ये दूसरा सवाल क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किसने किया? देखिए, इसको आप ट्रांसलेट मत करना, मैंने पहले भी बताया आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक किताब है जो कि आप जानते हैं 1890 में पब्लिश हुआ था, 1890 में। याद आया? तो हु इज द ऑथर, कौन है इनके राइटर भैया, लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। इनका नाम कहीं कहीं पर सिर्फ ए मार्शल लिखा रह सकता है या फिर केवल मार्शल लिखा रह सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल ने इस किताब को लिखा था और पब्लिश ये कब हुआ था? 1890 में, 1890 ईस्वी में हुआ था। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने बोला अर्थशास्त्र को कि मानव की भलाई का विज्ञान है? तो मा फॉर मार्शल, मा फॉर मानव। मैं ऐसे ही याद रखने के लिए आपको बोलता हूं ना कि हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, ह्यूमन वेलफेयर का साइंस है, मानव कल्याण का विज्ञान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल साहब। ऑप्शन जो है सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला सवाल हमारा कौन सा है कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत किया है? विकास जनित परिभाषा यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं बताइए, प्रेजेंट किया जिन्होंने, प्रेजेंटेड द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास जनित परिभाषा किसने पेश किया इकोनॉमिक्स के अंदर? तो इनका नाम है सैमुअल्सन, पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन ने दिया था। ये विकास की बातें
सैमुअल्सन ने दिया था, ध्यान रखना है, इनके बारे में ये सवाल पूछा जाता है। अब चर्चा यहां से हम लोग कर सकते हैं अगला सवाल का। सवाल क्या बोल रहा है कि व्यष्टि तथा समष्टि इन दोनों शब्दों की रचना एवं इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। क्या सवाल पूछा है ना कि माइक्रो और मैक्रो ये जो दोनों टर्म है ये सबसे पहली बार इस्तेमाल किन्होंने किया था। वही बोल रहा है कि हु, किन्होंने, फर्स्ट क्वाइंड, क्वाइंड बोलो या फिर फ्रेम बोलो सेम बातें हैं, कि पहली बार किसने यूज किया वर्ड को, कौन सा वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो ये दोनों टर्म सबसे पहली बार प्रयोग किया था किसने, तो इनका नाम है रैगनर फ्रिश। और कब किया था, तो 1933 में, 1933 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1933 ईस्वी में किया था रैगनर फ्रिश ने इस दोनों टर्म का प्रयोग सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार 1933 ईस्वी में माइक्रो और मैक्रो दोनों टर्म का प्रयोग किया गया। एक और सवाल लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी खासियत है, कौन सी विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, या फिर विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है। क्या ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करता है, द स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, विशिष्ट वस्तुओं यानी कि खास कोई एक वस्तुओं या फिर वस्तु किसी खास वस्तु का मूल्य निर्धारण का अध्ययन करता है, यानी कि द स्टडी ऑफ प्राइसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी या फिर पर्टिकुलर गुड्स। बताइए किसका अध्ययन करता है, तो सही सही जवाब हो जाएगा सबका अध्ययन करता है, चाहे तो एक खास वस्तु के मूल्य निर्धारण की बात हो, या छोटे आर्थिक चरों की बात हो, या फिर व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन की बात हो। सब कुछ हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करना। ठीक है, ये स्मॉल इकोनॉमिक का स्टडी करता है, स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी करता है, ये प्राइसिंग डिटरमाइन करता है एक कमोडिटी का कि कितना एक वस्तु का दाम होगा। तो ये सब यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, सी का नहीं डी यहां पर सही सही जवाब हो जाएगा आपका। तो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहे हैं। और फाइनली ये हमारा क्वेश्चन आ चुका जो हम बार बार कह रहे थे आपको कि कीमत सिद्धांत के नाम से किसको जाना जाता है। कीमत सिद्धांत का मतलब क्या है कि यहां पर प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी हम लोग किसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो या फिर मैक्रो किसको बोलते हैं हम लोग, तो प्राइस थ्योरी बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यह सवाल हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर सवाल दे चुका हूं तो इसके सवाल के जवाब भी बता देता हूं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में, जब आपको पढ़ाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर का नाम है आगे, जो कि समष्टि में आपको मिलेगा। तो वहां पर समष्टि अर्थशास्त्र के जनक आपको बता देंगे। बट ध्यान रखिए यहीं पर मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं कि जॉन मेनार्ड किन्स नाम है इनका, J.M. किन्स नाम है। तो यहां पर सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, J.M. किन्स। और किन्स का यहां पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है ना, मैं यहां पर करेक्टली इसको लिख देता हूं, K-E-Y-N-E-S होगा किन्स। तो J.M. किन्स ने जो है इस किताब को लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स। इन्होंने भी बहुत अच्छी किताब लिखी थी, उस किताब के बारे में आपको आगे बताएंगे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत बेहतरीन किताब है। 1936 में पब्लिश हुआ था, 1936 में प्रकाशित हुआ था। बात करेंगे जब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे आपको, पूरे पूरे उनके कंटेंट को ही इस्तेमाल आगे किया गया है। एक सवाल जो आपको यहां पर लेना है जरूर से जरूर, वो क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, क्या राष्ट्रीय पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में, तो सबके बारे में पढ़ते हैं हम लोग भैया, चूंकि ये सब व्यापक स्तर पर होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, है ना। नेशनल इनकम की बातें हो, जीडीपी की बातें हो, रोजगार की बातें हो, महंगाई या फिर इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति की बातें हो, सब जो वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और सबसे आखिरी सवाल आज की सेशन का कि
कह रहा है कि आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसको बोलते हैं हम लोग? आय तथा रोजगार का सिद्धांत हम लोग किसको बोलते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं, यानी कि इट इज नॉन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अच्छा, इनमें से कौन जो वो यहां पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम यहां पर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आय तथा रोजगार का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। तो पूरी हमने जो आपको क्लास के अंदर में सारी बातें बता दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर में क्या क्या टॉपिक पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि असल में अर्थशास्त्र क्या होता है। हमने क्या बात किया? अर्थशास्त्र क्या होता है। और इसके अंतर्गत ही हम लोग दो कंपोनेंट देख लिए, जो कि पहला बहुत महत्वपूर्ण है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से सवाल आते हैं। हो सकता है कि केवल परिभाषा लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ जाए और साथ में विशेषताएं भी आ सकता है, ध्यान रखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, और दोनों पे हमने डिफरेंस भी आपको करवा दिया है। जैसे आपको मैंने नोट्स दिए हैं उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस आप करना चाहते हैं, अपने भाषा में लिखना चाहते हैं, लिख लेना। बट यहाँ पर मैंने कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया है, और मैं हमेशा से फॉलो करता हूं NCERT। तो क्या सर उसी के लैंग्वेज आपको मिलेंगे? नहीं, थोड़े से चेंजेस मिलेंगे आपको। क्यों चेंजेस मिलेंगे? आसान कर दिया जाता है ना आपके लिए चीजें यहाँ पर, तो मैं आपके लिए सारी भाषाएं आसान करके प्रस्तुत आपको करता हूं। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के जो डेफिनेशंस होते हैं बहुत बढ़िया लेवल के होते हैं, इसलिए उनके आधार पर ही हमें डेफिनेशंस लेकर के चलने हैं। चाहे तो आप किसी भी अदर बुक को फॉलो करिए, सब कंटेंट आपका मैच करेगा, ठीक है, धूमधड़ा के तरीके से। तो यहां पर हमने दोनों भाग पर बात कर दिया, माइक्रो मैक्रो, व्यष्टि समष्टि, ठीक है। तो यहां पर हिंदी और अंग्रेजी करने की तो जरूरत नहीं है समझ गए होगे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि क्या इसको अंग्रेजी और हिंदी में लिखने की फिर से जरूरत है क्या? नहीं सर, इतने दूर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो अब हमें सब कुछ आसान लगने लगा है। तो यहां पर हमने लिख दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हमने देख लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये रहे पूरे के पूरे काम करके। अब मुझे अब जानना है आप लोगों से, एक होमवर्क के तौर पर मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप अपने तरीके से लिखना, आप अपने तरीके से लिखना कि आखिर में व्यष्टि और समष्टि के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर क्या है, ये आप लिख देना, ठीक है। खुद से लिखने का प्रयास करना। यहां पर मैं सवाल बनाता हूं कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्या अंतर है, लिखिए। समझ गए होंगे। और दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखिए, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको, किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखिए, किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखिए। क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लॉन्ग अगर बनता है तो सिर्फ एक डायग्रामेटिक कंसेप्ट है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी वगैरह आएगा। यहां से जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है वो हमने आपको दे दिया है ना। ध्यान रखिएगा, अपने पेपर के अनुसार चलना है, जिस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस ये आगे बढ़ता है। तो आज का सेशन में आपको हम बोल देते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी क्लास के अंदर होता है वो होता है क्या, मैं आपको बोल देता हूं धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्लास में फिर से, और बहुत सारी बातें हैं आपसे कहने और समझने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत सारी शुभकामनाएं, हम लोग इस बार पेपर में बहुत ज़्यादा मचाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा।
मैं आपको पूरा पूरा हेल्प करने वाला हूँ, पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूँ, चाहे तो हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है या इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है, मैं आपके लिए आ चुका हूँ। तो पूरी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। मैं जिस प्रकार से आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, सेम टू सेम ना सही, थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपनी कॉपी पर तैयार कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए आपका मटेरियल हो जाता है, आपका कंटेंट हो जाता है, आप अपनी भाषाओं में लिख पाते हैं। मेरा काम रहता है चीज़ों को आसान बनाना, सरल बनाना, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।